अभी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में छप कर आएगा। ये यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 100% गारंटीड रख लो, ये छपा हुआ रहेगा ये आपके क्वेश्चन पेपर में। यहाँ से इससे आपका क्वेश्चन गारंटी आएगा है, और ये क्वेश्चन आपका 100% गारंटीड छपा हुआ एग्जामिनेशन में आना ही आना है। ये आपको याद करना ही है, नहीं करने करोगे आपका क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन पेपर में अभी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में छप कर आएगा। ये 100% गारंटीड है। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, एक एक करके चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। आपको बस इन्हीं सब सारे क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। मैथमेटिक्स का और सोशल साइंस का पेपर का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा हुआ होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में भी हमने मैथमेटिक्स का पिन कर दिया है, एक बार जाके जरूर देख लेना। काफ़ी सारे बच्चों ने उन वीडियोज़ को देख चुका है। जिन बच्चों ने देखा हुआ होगा डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे वो। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोग को साइंस का आज मैं बताता हूँ कि साइंस में आप लोग के कौन से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। देखो आपके बोर्ड परीक्षा में ये तो पता है, साइंस से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स 80 मार्क्स का आएगा। केमिस्ट्री से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और बायोलॉजी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला चैप्टर हम लोग का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो इस चैप्टर से यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 100% गारंटीड रख लो, ये छपा हुआ रहेगा ये आपके क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आएगा, कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें एक्स वाई या जेड इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा, और एक्स वाई और जेड के जगह पे जो वैल्यू आएगा आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसको बना के देख लेना। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो पूरा चैप्टर का क्वेश्चन विथ आंसर्स बता पाना ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने बहुत जगह पे कोशिश किया है कि मैं आपको आंसर्स भी बताऊं, लेकिन जिनका भी आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से करने का कोशिश जरूर करना। नहीं होगा कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियोज़ में आपको उसका आंसर्स भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है, आएगा ही आएगा, एकदम मत छोड़ना इसको। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपका आएगा ना, वो केमिकल रिएक्शन के टाइप से आएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता है कौन कौन सा टाइप होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है, प्रिसिपिटेशन भी होता है। लेकिन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो वो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप समझ लेते हो तो आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझना है। इसके एक एग्जाम्पल्स को जरूर याद कर लेना है। एग्जाम्पल देख लो, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ लेना क्या होता है, और इसका एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन आपका बनेगा, ये बनेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से आना ही आना है। आप कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये वाला एक एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना। आप देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई सालों में इधर देखा गया है कि पूछा हुआ है, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये जो आपका है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, और ये जो क्वेश्चन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यही पूछा गया है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे गए हैं, तो इसमें आपका कौन किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको जरूर करके जाना है, एनी हाउ करके जाना ही है। और रिएक्शन तो पांचों टाइप का याद करके ही जाना है। इसके बाद एक टाइप आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 100% गारंटीड रख लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे हमने दे दिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ है तो यहाँ पे ये तो रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये वाला एग्जाम्पल याद रख लेना। अब इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको देखो एक इक्वेशन दे दिया गया है, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर्स आप इसको सर्च करो और इसके आंसर्स को लिख लो। नहीं बनेगा कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। एनी आपको करना है, इन सब सारे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। देखो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। और एक्टिविटीज़ में भी देखा जाए ना तो केवल 1-2 ये 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, इसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, खास करके पहले चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर्स में जैसे मेटल नॉन मेटल हो गया, कार्बन्स कंपाउंड्स है, इनमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, बहुत कम है, और उनमें से पूछा भी नहीं जाता। एक्टिविटीज़ जो है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ज़्यादा आता है। तो आपको खास करके चैप्टर 1 की जितनी एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे से करना है। पहली वाली जो एक्टिविटी है ये तो करना ही आपको है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से कई साल में क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा ही आएगा।
अब इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट अभी लिख दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम रब क्यों करते हैं, उसको साफ़ क्यों करते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि उसको हम साफ़ करते हैं सैंड पेपर से। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किससे साफ़ किया जाता है, सैंड पेपर से किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि मैग्नीशियम के ऊपर में जो ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, बन जाता है, उसको हटाया जा सके। अच्छा, रिएक्शन लिखाने के लिए बोलता है, तो रिएक्शन यहाँ पे देखो लिख दिया हमने। अब ये जो हमें मिला प्रोडक्ट में MgO, इसका कलर क्या होता है, ये भी कई बार इस एग्जामिनेशन में आता है। तो याद रखना ये वाइट पाउडर होता है। इसका फ्लेम किस कलर का होता है? तो फ्लेम भी आपको याद रखना, ये भी वाइट डेजलिंग कलर का होता है। ठीक है, वाइट डेजलिंग, ये नाम याद रखना। और ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर इतना कर लिया तो आपका ये वाला एक्टिविटी सोच लो हो गया। इसके बाद दूसरा जो एक्टिविटी है वो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट से रिलेटेड है, इस वाली एक्टिविटी से, कि लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो लेड नाइट्रेट को देखो हीट किया गया तो यहाँ पे हमें लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो इस रिएक्शन को तो याद करना ही है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज्ड हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ऐसा कर कभी कभी पूछ देता है कि अगर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को याद कर लेना। लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है और नाइट्रिक एसिड भी हमें मिलता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है वो किस कलर का होता है। तो आपको याद रखना वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का ये एक पीपीटी होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आयरन सल्फेट का कलर कौन सा होता है, तो आप तो बोलोगे आयरन सल्फेट का सर कलर तो ग्रीन कलर का होता है। बट नहीं, आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल कलर का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जो आयरन सल्फेट हो यानी फेरस सल्फेट जो होता है ना, वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के हो सकते हैं। इसको जब हीट करते हैं तब जाके हमें फिर FeSO4 मिलता है, यानी कि फेरस सल्फेट मिलता है। और ये जो होता है ये वाइट कलर का होता है। दोनों में अंतर समझना। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के, क्रिस्टल्स होगा तो ग्रीन कलर का, और सिर्फ फेरस सल्फेट होगा तो वो वाइट कलर का होगा। और ये अनहाइड्रस होगा, ये तो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना, ये होता है अनहाइड्रस। ठीक है, और फिर अगर हम इसको हीट करते हैं, दोबारा से फिर हीट करते हैं FeSO4 को, तब जाके फिर ये हमें एक ब्राउन कलर का Fe2O3 मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। देखो कलर आपको याद रखना है, ये सब सारे कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसमें स्मेल क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो सल्फर होता है वो बर्न होता है, इसकी वजह से हमें स्मेल आता है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक एक्टिविटी से, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इससे क्वेश्चन आता है, इससे कई बार आता है और इस बार भी जरूर आएगा। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है सर? ये रिएक्शन इस वजह से लिखा है ताकि आपको ये रिएक्शन याद हो जाए। इससे क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि CuO का कलर कौन सा होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को लिखा हुआ है। अगली जो एक्टिविटी है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, यहाँ पे इस एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ है, एक यहाँ पर है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक बोलेगा कि एनोड से कौन सा गैस रिलीज होता है या कैथोड से कौन सा गैस रिलीज होता है। तो एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, ये एनोड वाला है, इधर वाला कैथोड वाला, यहाँ पे आप देख भी रहे हो लिखा भी है। ठीक है, एनोड वाला ये टेस्ट ट्यूब है, कैथोड वाला है। तो एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, दिख भी रहा है। और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हो रहा है, यहाँ पर लिखा भी है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी यही पूछता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों में ज़्यादा जो वॉल्यूम होगी वो किसकी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, वाटर क्या होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 2 एटम है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, इसको याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको जरूर याद रखना। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में पूछता है कि अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के पास अगर एक मोमबत्ती के फ्लेम को लेकर जाए, जलता हुआ मोमबत्ती को, तो वो किस तरह से मतलब जलेगा, मतलब कि कौन से कलर से वो जलता है, तो वो होता है येलो फ्लेम। और हाइड्रोजन के पास अगर लेके जाते हो तो वो होता है क्लीन येलो। ये 2 चीज़ याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला भी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका इससे भी आता है कि आयरन नेल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डाल देते हैं
तो क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है यानी CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि जो आयरन नेल होता है डुबोने के बाद वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, जब डुबो देते हैं तो डुबोने के बाद रिएक्ट हो जाता है, रिएक्ट होने के बाद ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर में ये जो ये कॉपर सल्फेट जो कलर था ब्लू कलर का, ये फेड हो जाता है, यानी कि जो इसका ब्लू है वो फेड हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो होता है वो फेड हो जाएगा इसका कलर। ये सब ध्यान में रखना है। और इसका रिएक्शन तो खैर आप यहाँ पे देख ही रहे हो, CuSO4 को अगर Fe के साथ रिएक्ट किया तो हमें FeSO4 मिला, और ये जो FeSO4 होगा वो ग्रीन कलर का होगा। आप बोलोगे सर आप तो अभी बोले कि ये व्हाइट कलर का होता है, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, भले यहाँ पे H2O नहीं दिखाई दे रहा है बट ये क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये ग्रीन कलर लिखा हुआ है, समझ में आया। और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, दिया गया है एक क्वेश्चन है कि अगर हम हीट करते हैं ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं किसी बॉइलिंग ट्यूब में, तो हमें कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक ब्राउन गैस X मिलता है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि ये ब्राउन X गैस कौन सा है, और इसका सब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके दिखाना है। इसका आंसर यहाँ पे हमने दे दिया है। ठीक है, रिएक्शन आप यहाँ पे देख लो, ब्राउन गैस जो होगा वो NO2 होगा, और इसमें किस टाइप का रिएक्शन ये आपको पहचानना है। तो ये तो खैर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जरूर कर लेना। ये जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लिए ना तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। अगला चैप्टर हम आते हैं जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। भाई देखो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में आते भी हैं। यहाँ से इससे आपका क्वेश्चन गारंटी आएगा, 100% रख लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कलर चेंज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी रहेगा, नेचुरल सोर्सेज का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो ये सब सारे नेचुरल सोर्सेज के नाम याद रख लेना। इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये भी लिख दिया है, इसको याद रख लेना। अब इसमें भी ज़्यादातर जो पूछा जाता है, इससे आंट स्टिंग का पूछा जाता है, विनेगर का पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है ज़्यादातर। हालांकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, सबको जरूर कर लेना। ये आपके NCERT बुक से हमने लिया हुआ है, तो आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आंट स्टिंग के में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, याद हो जाएगा तो आप लिख लोगे आंसर को। अगला जो यहाँ पे दिया गया है केमिकल प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। देखो केमिकल प्रिपरेशंस जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला, इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से होती है, इसका रिएक्शन याद कर लेना। अगर आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ रिएक्शन भी लिख कर आओगे, आपको नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कास्टिक सोडा का, जिसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला, प्रिपरेशन दोनों याद करने हैं। बगल में हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है, प्रिपरेशन के लिए इसका हमने रिएक्शन लिख दिया। अगर आपने इतना कर लिया तो सोच लो कि आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट से जो क्वेश्चन है वो इजीली आप करके आ जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन आते हैं आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कास्टिक सोडा का यहाँ पे प्रिपरेशन है, पूरा प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। एक जो क्वेश्चन आता है वो आपका प्रॉपर्टीज से आता है, जिसमें आपको एसिड रिएक्ट करता है अगर मेटल के साथ तो क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। और यह आपको एकदम याद रखना है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना, क्वेश्चन इसी एक्सेप्शन से आता है कि अगर ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो हाइड्रोजन गैस वो नहीं बना के वो वाटर फॉर्म करता है, ये याद रखना। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना के वो वाटर फॉर्म करेगा। यानी एसिड प्लस मेटल, मेटल कौन सा यानी कि HNO3, सॉरी एसिड यानी कि HNO3 और मेटल कोई भी आप ले सकते हो। ये दोनों का जब रिएक्ट होगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस की जगह पे H2O मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ देता है कि क्यों ऐसा होता है कि HNO3 के साथ मेटल रिएक्ट करने के बाद वाटर फॉर्म करता है, तो हम लोग रीजन में लिखेंगे कि क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से। ठीक है, और एक्सेप्शन के ऊपर एक एक्सेप्शन ये भी आता है कभी कभी परीक्षा में कि अगर HNO3 का फिर से अगर हम मैग्नीशियम और Mn जैसे मैग्नीज जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से वही हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा, फिर वाटर नहीं मिलेगा। तो ये दो आपको एक्सेप्शन याद रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों अगर मेटल के साथ रिएक्ट, एसिड के साथ, मतलब एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर जैसे हाइड्रोजन गैस मिलता आ रहा था तो वही मिलेगा। इसको याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, कई साल एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एक आपको रिएक्शन ये भी याद रखना है कि बेसिस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही ऐसे बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो
ये एसिड और बेस, जो एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, उस वो जो मेटल होगा उसको हम लोग एम्फोथेरिक इन नेचर कहते हैं। वैसे मेटल्स को हम लोग एम्फोथेरिक इन नेचर कहेंगे, जैसे जिंक और एल्युमिनियम, ये दोनों एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में। ये याद रखना, क्वेश्चन बनता है या इस सबसे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड बेस के रिएक्शन से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसलिए हमने डाल दिया है। ठीक है, 1 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट कौन सा है, तो ये होता है NaSO3, याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका एक्टिविटी बताता हूँ। इसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, बहुत कम एक्टिविटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करके दिखाना है, और इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी करेंगे। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बबल्स निकलता है, अगर पॉप साउंड निकले तो समझ जाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिख दिया है, सबसे पहले आपको तो ये याद रखना, इसमें इस रिएक्शन में क्या क्या गया, इस एक्टिविटी में इसमें मेटल और एसिड का रिएक्शन हुआ है। मेटल इसमें से कौन सा है, देखो जिंक ग्रेन्यूल्स डाला गया है। एसिड कौन सा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले, क्या मिला हमें, ZnSO4 मिला और हाइड्रोजन मिला। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ हमें बर्न करने पे हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त होता है। ये इसी चीज़ को यहाँ पे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें H2 को Zn क्या क्या रिप्लेस कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको याद रखना। साथ ही HCl गैस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको याद करना। इसके लिए इस रिएक्शन को याद करना कि NaCl का जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaSO4 प्लस HCl मिलता है। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा, भाई यहाँ पे दिया हुआ रहता है, देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, फॉर्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl, और इसमें H2SO4 है, यही डाल दिए। अब इधर हमें क्या मिलेगा, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। और नहीं आता होगा इसमें रिएक्शन बनाने के लिए कमेंट करना, मैंने किसी वीडियो में समझाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन से रिलेटेड क्या क्या हमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, तो एक तो ये भी याद रखना है कि जो HCl गैस कमिंग आउट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है डिलीवरी ट्यूब से। अब बोलेगा जैसे क्वेश्चन पूछ दिया डिलीवरी ट्यूब से कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली हम HCl गैस प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही निकलेगा, तो ये याद रखना। अच्छा इसमें ये भी क्वेश्चन बोलता है कि अगर ड्राई लिटमस पेपर जो कि ब्लू कलर का है, अगर हम इस जो एसिड का यहाँ पे बात किया गया है, उस एसिड के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, मतलब उस एसिड के पास अगर हम लेके जाते हैं तो क्या होगा, तो ये नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। वहीं अगर वेट लिटमस पेपर के पास जो ब्लू कलर का होगा उसके पास अगर लेके जाते हैं तो ये ब्लू से रेड कलर का हो जाता है। क्यों ये रेड कलर का क्यों हो जाता है ब्लू से रेड, वेट पे ड्राई पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कलर चेंज तभी होगा लिटमस पेपर में जब उसमें आयन्स होंगे। अब ड्राई वाले में तो आयन्स होगा नहीं, इसमें आयन्स होंगे, इस वजह से इसमें कलर चेंज होता है, ब्लू से रेड हो जाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो बेस होता है वो सॉरी जो भी एसिड होते हैं वो ब्लू से रेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये सब सारा पॉइंट आपको इस एक्टिविटी से याद रखना है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि CO2 का गैस को हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं, तो ये वाला रिएक्शन याद रखना। एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मान के चलो हम एक बीकर में वाटर रखें, अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि हम बीकर में एसिड रख सकते हैं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान के चलो हम एक बीकर में वाटर रखें और उसमें अगर हम कुछ कुछ मात्रा में एसिड अगर डालते हैं तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी याद रखना कि ऊपर में हमने एक रिएक्शन देखा था ना Mg + O2, तो हमें मिला था MgO। अब क्वेश्चन बोल दे कि यही MgO को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो ये बनता है MgOH का होल 2, जो कि ये बेस होता है। सर ये एसिड और बेस को हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर लास्ट में शुरू में या लास्ट में कहीं पर H रहता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं तो वो एसिड होता है, अगर OH माइनस आयंस होता है तो वो बेस होता है। तो ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सब को एकदम मत छोड़ना, क्वेश्चन परीक्षा में आना ही आना है। और ये क्वेश्चन आप एकदम रट लो, ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूला से बनेगा, मतलब इस रिएक्शन से बनेगा। ठीक है, मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से जरूर देख लेना और इसको कर लेना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे pH से रिलेटेड आता है कि अगर 7 से कम pH वाला का कलर क्या होगा, 7 से ज़्यादा का pH का वाला कलर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होता है, लेमन जूस का pH क्या होगा। यहाँ पे लिखा भी है देखो, प्योर ब्लड या फिर प्योर वाटर या फिर ब्लड का जो pH होगा वो 7 और 4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आता है परीक्षा में, लगभग हर साल में आता ही आता है। ठीक है, तो ये सब इतना अगर कर लिए तो बस आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट्स जो कंप्लीट हो गया और हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज।
ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपको एनी हाउ याद करनी है। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट आपको याद करना है तो करना है ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसका तरीका भी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और हाई कोर्ट है आपका। अगर ये वाला रूल अगर आपको याद है तो ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ट्रिक्स हम लोग याद करते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना। इसके बाद आपको ये वाला याद रखना है कि डिफरेंट मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रहे ना तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है, बायोलॉजिकली आग जो है वो जल सकता है, जल्दी जल सकता है। ठीक है, इस वजह से उसको हम केरोसिन ऑयल में जो है इमर्ज करके रखते हैं, डुबो कर रखते हैं, याद रखना है आपको। या फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है इससे कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसके लेयर में हम लोग एक ऑक्साइड का लेयर कवर करके रखते हैं। ये क्यों करता है? ताकि इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब वो ख़राब नहीं हो, इसके वजह से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, जो मेटल होता है वो वाटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से रिएक्ट करता है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ जो होगा वो रिएक्ट करेगा। वहीं ये जो बीच वाले हैं, ये वाला आपका यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने कर दिया है, ये स्टीम के साथ जो होता है वो रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसी प्रकार से H2O जो होता है, मतलब वाटर जो होता है, लेड, कॉपर, अल्मुनियम, सिल्वर, इन सब के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, रिएक्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे दिया गया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जो वाटर से चिपक कर वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक, सॉरी, मतलब H2 से चिपक कर वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कौन से दो मेटल हाइड्रोजन के साथ चिपक कर वाटर के सरफेस पे आते हैं, तो आपको याद रखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तो भाई 100% गारंटीड आपका एग्जामिनेशन में छपा हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। इसके एग्जाम्पल्स को लिखो, जरूर कर लेना इसको। इसके बाद आपको कम से कम 3, 4, 5 आपको तरीका याद रखना है जिससे कि आप आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हो, मतलब लोहे में जंग लगने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पे देखो 6 तरीका हम लिख दिए हैं, इसको जरूर याद रख लेना। पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है? इसमें हम क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हमने जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। एनोडाइजिंग हम एल्युमिनियम का लेयर चढ़ाते हैं। और या फिर एलॉय बनाकर भी हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। ये सब जरूर करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ना MCQ में खास करके यहाँ से बनता है कि जो मेटल होता है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, इसको याद रखना। और जो नन मेटल होता है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और जो नन मेटल होता है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, इसको जरूर याद रखना। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीख के जाना, एग्जामिनेशन में ये भी आता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दे सोडियम का या फिर सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये सब कर लेना। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जो है वो हमें आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस लाइटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आपका 100% गारंटीड छपा हुआ एग्जामिनेशन में आना ही आना है, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें क्या होता है कि कैथोड पे जो होता है, यहाँ पे लिख भी दिया हमने, कैथोड पे जो आपका मेटल होता है वो जमा होते जाता है और एनोड पे इम्प्योरिटीज़ जमा होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको याद कर लेना, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला। अच्छा, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड या हमें क्वेश्चन रहेगा। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा जैसे मरकरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसका रिएक्शन कैसे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब जो होता है ना वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो कि मरकरी जो है वो SgS लिखा हुआ है, जो सल्फाइड के फॉर्म में है, ऐसा है ना। और इसको सिनेबार भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है आ जाता है कि हम कैसे सिनेबार को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी सिनेबार यानी H2S। इसी प्रकार से Cu2S को हम किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सल्फाइड के फॉर्म में है। तो जो भी लेस रिएक्टिव मेटल होता है यानी जो सल्फाइड के फॉर्म में होता है, इसका हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, इसको याद रखना। और कैल्सिनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करना। जैसे यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंस है, और अगर जो यही कैल्सिनेशन होगा, जैसे मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये सब होता है, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है। इसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो कैल्सिनेशन के द्वारा होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो अपसेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हीट तो हो रहा है बट ऑक्सीजन नहीं है, और इनका फिर रिडक्शन होता है। ठीक है, तब जाके देखो यहाँ रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, तब जाके फिर ये हमें मेटल जिंक मिला है। तो ये सब याद रखना, एक्सट्रैक्शन याद रखना। और जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है इनका तो खैर एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा इनका एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल ये सब सारे होते हैं।
ठीक है, तो ये सब एकदम मत छोड़ना, ये सब करके जाना, एग्जामिनेशन में आपका छपा हुआ रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सोचो ये आपके छपा हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए। इथेनोइक एसिड, H2S, साइक्लोपेंटेन, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, जिसमें आपको बोल देगा कि एन पेंटेन, एन ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन, न्यू पेंटेन, इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंटेन से हम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करो। ठीक है, तो पेंटेन का ही यहाँ पे दिखाया गया है, 3 आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह पूछ दे कि ब्यूटेन का कितने हम आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अगर फॉर्मूला बनाने के लिए आता है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। बोल देगा कि इथाइन का फॉर्मूला बताओ, तो इथ 2 कार्बन एटम वाला होता है, तो यहाँ पे एन के जगह पे 2 रख देंगे तो इथाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर तो आपके एग्जामिनेशन में आना ही है। नॉमेनक्लेचर किसका आएगा? हैलोजेंस का, अल्कोहल का, कीटोन्स का, एल्डिहाइड, अल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इतने का आएगा। इतना का आपको नॉमेनक्लेचर जो है, इसका जो स्ट्रक्चरल चीज़ें होगी वो आपको सीख के जाना है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको याद करके जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो किस प्रकार से इसका क्वेश्चन आता है। या तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए रहेगा, या तो स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस रिएक्शन से भी कई बार जो है पूछा जाता है। इथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में चेंज करने के लिए हम कौन सा रिएक्शन का यूज़ करेंगे, या फिर उसमें हम क्या मतलब उसमें क्या जो होता है प्रेजेंट होता है, ये सब सारा आपको याद रख लेना है। ठीक है, इस रिएक्शन को बस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा बस मैं वही दिया हूँ, इधर उधर का चीज़ में आप मैंने नहीं दिया। और क्वेश्चन आना ही है इसमें, तो अगर ए भी और आप छोड़ोगे ना तो सोच लो कि आपका एक क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। मैं आपको टॉपर बनाना चाहता हूँ, इस वजह से क्वेश्चन में भी आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, बट क्वेश्चन ज़्यादा आते भी तो है परीक्षा में। ठीक है, आपको समझना है। फिर स्टेरिफिकेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेरिफिकेशन क्या होता है, इसका जो रिएक्शन है उसको याद रख लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता भी है। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। स्टर क्या होता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसका यूज क्या कहाँ पे हम लोग करते हैं? तो परफ्यूम्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ लिखो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का क्लीनिंग एक्शन जो है वो हमें उसका मैकेनिज्म को लिखना है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, और सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस। अगर इतना कर लिए ना, आपका सोच लो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया, और कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं आएगा इससे ज़्यादा। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया है। केमिस्ट्री का 25 मार्क्स सोच लो आपने सिक्योर कर लिया है। जो कर लिया उतना क्वेश्चन बस सोच लो कि आपका गारंटी 25 मार्क्स आ जाएगा। अब आता है फिजिक्स में, जो कि ये भी आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर आपका है लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। इसमें सबसे पहले आपको लेटरल इन्वर्सन क्या होता है इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन ये भी आपका कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है और आएगा। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी। देखो हमने यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो है हालांकि कर दिया है, इसको सीख कर जाना है कि हम इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर का अलग अलग जगह पे पोजीशन पे रखते हैं तो उसका फिगर किस तरह से बनेगा, उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, किस जगह पे बन रहा है, और उसका नेचर क्या होगा, ये आपको याद करना ही है। नहीं करोगे आपका क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, ये 100% गारंटीड है। ये आपको एनी हाउ करके जाना है। इसी प्रकार से आपको कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इनका भी जो इमेज फॉर्मेशन है आपको करना है। यहाँ पे मैंने आपको दोनों का इमेज फॉर्मेशन जो है कंप्लीट दे दिया है। अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको कम से कम ये याद जरूर रखना है कि पोजीशन किस जगह पे इमेज का, नेचर क्या होगा, आपको याद रखना होगा। अगर इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं तो उसका जो पोजीशन होगा वो ऐप पे होगा, उसका नेचर जो है वो ये होगा। आपको ये याद रखना ही है, ये सब सारा आपको याद रखना है। आपको एनी हाउ ये याद करना है। ठीक है, आप मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट आपको करना होगा याद। ठीक है, आपको ये समझना होगा। वो कर लिए। इसके बाद बस आपको यूजेस कर देख लेना है कि कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का, या फिर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का क्या क्या यूज़ है, यूजेस कर लेना। ये भी एग्जामिनेशन में आता है, कभी कभी 1-2 मार्क्स में पूछ देता है, किसी क्वेश्चन के साथ भी ये रहता है। एंड भाई इससे न्यूमरिकल्स तो 100% गारंटीड है, आना ही आना है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से ये आना ही आना है न्यूमरिकल्स के लिए हम लोग को मिरर फार्मूला तो सबसे पहले याद रखना होगा, जो कि ये है। लेंस फार्मूला भी याद रखना होगा, और एक छोटा सा फार्मूला R=2F होता है, इसको याद रखना होगा। इतना याद रख लिए। इसके बाद मिरर के लिए मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 आए तो जो इमेज बनेगा वो सेम साइज़ का होगा, 1 से ज़्यादा आता है तो मैग्नीफाइड होगा, 1 से कम आता है तो डिमिनिश्ड होगा। अब एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिखाया गया कि अगर मान के चलो m का वैल्यू -2 आया तो ये तो 1 से कम है,
तब तो जो इमेज बनना चाहिए, तो अभी 1 से कम वाला को हमने क्या बोला था कि 1 से कम वाला जो डिमिनिश्ड होगा, लेकिन ये डिमिनिश्ड नहीं होगा, ये डिमिनिश्ड नहीं होगा, मैग्नीफाइड होगा। नेगेटिव आपको नहीं देखना है, बस नेगेटिव शो कर रहा है कि वो जो इमेज बन रहा है वो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, बस वही वो शो कर रहा है। बाकी आपको फोकस करना है 1 पे से ज़्यादा या कम है, नेगेटिव पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। 1 से कम रहेगा वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको याद रखना है कि देखो कॉन्वेक्स मिरर में एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो समझ लो वर्चुअल और इरेक्ट है। ऐसे भी नेगेटिव तो आएगा नहीं कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव बनता ही नहीं है मिरर इमेज, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में अगर एम पॉजिटिव आए तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो वही रियल और इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर भी इस चीज़ को हमने बोल ही दिया था, ठीक है। अगर इतना कर लिए ना, और ये लेंस फॉर्मूला का मैग्निफिकेशन का ये कुछ फॉर्मूला याद रख लिए कि एम इज इक्वल टू वी बाई यू होता है, ठीक है। इसमें आपको ये भी मैग्निफिकेशन वाला इसका भी याद रख लिए। अगर आप याद रख लिए तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। और एक चीज़ और आपका यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे ये जो मिरर वाला है, मिरर वाले से भी एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है। जैसे यहाँ से एक फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, ठीक है। इसमें माइनस वी बाई यू होता है और लेंस में वी बाई यू होता है, बस मैग्निफिकेशन का इसका याद रख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इतना कर लिए तो आपका एक भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है, क्वेश्चन आप बना लोगे। यहाँ पे मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, इनको ट्राई करना, नहीं बनेगा कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है या फिर इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आता है, किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं पूरा आपको हमने यहाँ पे जो एक तरह से कॉन्सेप्ट दे दिया है। आपको यहाँ पे इसको समझ जाना है, समझ लेना है देख के, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका, ये जरूर कर लेना है दोनों क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ लेना क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स है, इसको बना लेना। इतना कर लिए। और एक आपको बस पावर ऑफ लेंस, लास्ट यही एक टॉपिक है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, ये याद कर लेना है। पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसमें जो पावर ऑफ जो इसका ये पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, वहीं जो कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। तो ये बस याद रख लेना, कॉनकेव में नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। इतना कर लोगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है पावर से रिलेटेड, ठीक है। इजिली कर लोगे, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, इससे ज़्यादा और आपका कुछ भी नहीं आने वाला है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है, इसमें हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा और टॉपिक भी छोटा है। इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन तो आपका ये आना ही 100% गारंटीड है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 100% गारंटीड है, वो आना ही आना है। जिसमें आप लोग को ह्यूमन आई और उसका करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे वो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि इसे मायोपिया में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, प्रिस्बायोपिया में क्या लगा करते हैं। तो ये आपको याद रखना, मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगाते हैं करेक्शन के लिए, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, और प्रिस्बायोपिया में दोनों लगाते हैं। और एग्जामिनेशन में इसका रे डायग्राम भी आता है। 100% ये आएगा आपके एग्जामिनेशन में, एकदम मान के चलो एकदम आना ही आना है, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको याद रखना, देखो ये मायोपिक आई है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको डिफेक्ट लिख का डायग्राम बनाने अगर आ गया, मान के चलो बोल दिया कि रे डायग्राम जो डिफेक्ट है होगा मायोपिक आई का वो बनाओ, तो आपको ये बनाना है। देखो यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, बट इमेज मेरा कहाँ बना, इस जगह पे, तो ये डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट का ये डायग्राम हो गया। बोल दे कि उसका करेक्शन वाला भी डायग्राम बनाओ, तो देखो करेक्शन करने के लिए हमने मायोपिक आई के लिए क्या लग कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये करेक्शन हो गया, यहाँ पे इमेज बनने लगा। इसी प्रकार से अगर हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए बोल दे कि उसका डिफेक्ट का डायग्राम बनाओ, तो देखो यहाँ पे इमेज यहाँ बनना चाहिए, बट इमेज यहाँ बन रहा है। करेक्शन के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो इमेज जहाँ बनना चाहिए था वहाँ बन गया। तो डायग्राम आएगा बनाने के लिए, एनी हाउ आपको ये करना है। एक क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको ये सब याद रखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इमर्जेंट एंगल क्या होता है, इमर्जेंट रे क्या होता है। इतना अगर ये आपको पता होगा ना, अगर आप इसको ड्राइंग को सीख कर गए हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम वाला, तो ये आपका इससे क्वेश्चन कोई भी आएगा आप वो बना लोगे, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब इससे रिलेटेड देख लो, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में 100% जो छपा हुआ आएगा, ये सब सारे क्वेश्चन छपे हुए रहेंगे। जैसे एक आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आएगा, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेनोमेना से रिलेटेड आपको कोई भी 2 नेचुरल फेनोमेना का नाम लिखना है।
इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि ह्यूमन आई का फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या होगा। तो फार पॉइंट भाई तो वो तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, नियर कितना होता है 25 सेंटीमीटर, यही होता है। एक क्वेश्चन आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड रहता है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर ऐसे रहता है कि ब्लू कलर स्काई में हम लोग क्यों दिखाई देता है, एक्सप्लेन करना है। और एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से रहेगा, और ये क्वेश्चन भी 100% इंपॉर्टेंट मान के चलो, आना ही आना है। ठीक है, ये जो 19 नंबर है ना, ये गारंटी आएगा, 100% रख लो, ये आना ही आना है, इसको एनी हाउ करके जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, आएगा ही आएगा आपके परीक्षा में। चलो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ मत करना, बस न्यूमेरिकल करके जाओ। आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, बस यू न्यूमेरिकल करके जाओ। और न्यूमेरिकल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला याद करना होगा। सबसे पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, करंट का ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, आई क्या करंट है। करंट का आपको पता होगा जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, चार्ज का कूलम होता है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आर का रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। चार्ज का एक और फॉर्मूला तो है Q इज इक्वल टू एन ई। ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको याद रखना है। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम चार्ज में आपको निकालना है। तो यहाँ पे तरीका इसको सीख लेना आप लोग, क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से 100% गारंटी क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटीड है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको सीरीज वाला ये याद रखना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है, और पैरेलल में 1/R करके होता है। इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए देगा तो ये आपको पूरा कर देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूरा एक्सप्रेशन ही आप लोग को यहाँ पे दे दिया है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा एक्सप्रेशन निकालो, तो बस ये वाला हम पूरा निकाल देंगे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, वो आपको बना लेना है। एक क्वेश्चन आपका फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, तो उसके लेंथ पे डिपेंड होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, इसको बना लेना, इसको समझ के बना लेना। हालांकि ये क्वेश्चन आपके NCERT किताब का ही है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये गारंटी आएगा 100% गारंटीड ये क्वेश्चन आएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसको हम लोग कहते हैं, या क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर ऐसे हो सकता है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए आपको इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है, वो भी निकालने के लिए रहता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो, यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, मैंने पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो कर दिया है। ये बिल्कुल मत छोड़ना, क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जामिनेशन में, इसी को हम लोग जूल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स कर लेना। आपका सोच लो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। इतना कर लिए ना, आपके इलेक्ट्रिसिटी से फुल मार्क्स आएगा, आपको 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना आपके परीक्षा में, सब यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आएगा ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको याद करना है, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके। 3-4 प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, इसका प्रॉपर्टी सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये याद रख लेना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, आउटसाइड में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, नॉर्थ किस तरफ से साउथ की तरफ जा रहा है। इसके बाद इसमें यह भी याद रखना है कि इन साइड में अगर पूछ दे अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो साउथ से नॉर्थ बनता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ पोल, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ पोल, और इन साइड में साउथ से नॉर्थ पोल, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये याद रखना कि इसमें जितना सामने रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने सामने रहेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और दूर जाएगा तो स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी याद रखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं ये एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बस ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। एंड राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 100% मैं नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो 100% आएगा, लेकिन राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, इसको भी याद कर लेना। मे बी कि ये क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, हाई चांसेस है कि आ सकता है। और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्राइंग भी करने के लिए आ सकता है, जैसे सोलेनॉइड का बोल दे, जैसे बोल दे कि ये ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का हम लोग किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमने बना दिया है। इसके बारे में कुछ लिखना होगा तो लिख देना, हम लोग ये राइट हैंड थंब रूल के अनुसार इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लोगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले बोला, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है 100% गारंटी आपके एग्जामिनेशन में आएगा, नो डाउट। एकदम आंख बंद करके इसके जाके कॉपी में पहले लिख देना, आपके एग्जामिनेशन में सोच लो ये क्वेश्चन छपा हुआ है,
या तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड निकालना है उसको सबसे पहले ये तीनों को, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, इन तीनों को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ई फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर है, अगर ये डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन दिखा रहा है करंट का, यहाँ पे देख लो, तो जो थंब है वो डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स का। बस यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसको याद कर लेना, एग्जामिनेशन में ये छपा हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। एंड लास्ट एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर कभी कभी ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछ देता है, गैल्वेनोमीटर का सर्किट में क्या फंक्शन होता है, तो ये करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, तो इसको जरूर याद रख लेना। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई 100% गारंटीड है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, इस डायग्राम को भी बनाने के लिए सीख लेना, डायग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है, ये याद करना है पहले। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और याद करना है, 3 तरह के वायर्स होते हैं, एक जो वायर होता है वो उसमें रेड कलर का कवर होता है, इसको हम लीव वायर कहते हैं, ये पॉजिटिव वायर कहलाता है, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होती है 220 वोल्ट की होती है। वहीं एक जो वायर होगी वो ब्लैक कलर की होती है, इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, जो कि ये निगेटिव होती है, ठीक है। न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों का, किसका किसका, लीव वायर का और न्यूट्रल वायर का, वो 220 वोल्ट ही होता है। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लीव वायर एंड न्यूट्रल वायर, तो वो 220 भी वोल्ट होगा, ठीक है। और जो ग्रीन कलर का कवर होगा उसको हम कहते हैं अर्थ वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कॉपर प्लेट जो है वो अर्थ के डीप में लगा देते हैं अपने घरों के, इससे क्या होगा कि ये अर्थ वायर का फंक्शन क्या क्या करता है, तो अर्थ वायर प्रोवाइड करता है लो रेसिस्टेंस, इससे किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगता है तो उससे आप बच सकते हो, इस वजह से अर्थ वायर लगाया जाता है, ठीक है। तो इतना कर लेना, और एक फ्यूज़ क्या होता है बस इसको याद रख लेना, ठीक है। ये हमें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से जो है वो बचाता है फ्यूज़। बस इतना कर लिए, आपका जो सोच लो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिजिक्स कंप्लीट हो गया, दोनों से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये हमने पहले बोल दिया था। और अब जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे ये आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है, और ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो आपके लिए समझ सकते हो ये इंपॉर्टेंट कितना होगा। लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स, डबल सर्कुलेशन, इसको एनी हाउ करके जाना है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी रहता है कि फूड जो है प्लांट्स में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी आपका 100% गारंटीड है, एग्जामिनेशन में ये जरूर आएगा, जाइलम से रिलेटेड, फ्लोएम से रिलेटेड, ये ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्हीं सब के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है ना प्लांट्स में फूड, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। इसको जरूर करना है, एनी आपको करना है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे बट आपको करके जाना है, क्वेश्चन आपका आएगा। और एक क्वेश्चन आपका ह्यूमन के डाइजेशन से आएगा, डाइजेशन इन ह्यूमन से रिलेटेड। अब देखो इसका बस हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, इसको याद रखना, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। इसमें फ्लो चार्ट में आपका मैंने यहाँ पे ये सब डाल दिया है कि किस तरह से ह्यूमन में डाइजेशन होता है, और किस जगह पे कौन से बॉडी पार्ट्स में कौन सा ग्लैंड होता है, ये याद रखना है। इससे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये आपको याद रखना है। सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सैलिवा, इसमें किस प्रकार का इंजाइम्स होता है, तो सैलिवरी एमिलेज इंजाइम्स होता है, याद रखना है भाई, एग्जामिनेशन में आना ही आना है 1-2 नंबर में, ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। डाइजेशन इन ह्यूमन्स में ये ग्लैंड वाला क्वेश्चन आना ही आना है। बोलेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है या क्या प्रोड्यूस करता है, आपको याद रखना है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, इसमें HCl, पेप्सिन, म्यूकस होता है। पूछ दे कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है हमारे बॉडी का, तो लीवर है। पूछ दे ये कि ये क्या सीक्रेट करता है, तो बाइल जूस और बाइल साल्ट। अच्छा, फंक्शन भी पूछता है, लीवर का क्या फंक्शन है, बाइल जूस का क्या फंक्शन है, बाइल साल्ट क्या काम करता है, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, ट्रिप्सिन लिपेज का क्या फंक्शन है, याद रखना है, क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, ठीक है। गॉल ब्लैडर का क्या काम है, ये जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको फिर ये भी करना है कि डिफरेंट स्टेप्स लिखना है आपको ह्यूमन बींग्स के रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेशन जो हम लोग करते हैं उसका डिफरेंट स्टेप्स, तो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैस ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा, ये सब सारा आपको यहाँ से याद करना है। मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लेना और इसको लिख लेना, ठीक है।
और एक क्वेश्चन आपका जो है 1 से 2 नंबर में जो है आपका ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज से क्वेश्चन रहता है भाई, 100% गारंटीड है कि यहाँ से इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो डाउट आना ही आना है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो किस में होता है, वो ईस्ट में होता है, मतलब ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट के साथ रिएक्ट किस प्रकार से करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के लैक में मतलब ऑक्सीजन की कमी में किस प्रकार से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज किस प्रकार से रिएक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। और किस में करता है, जैसे अब्सेंस में ईस्ट में करता है, मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में करता है के लिए करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है। और एरोबिक अनएरोबिक तो आपको पता ही होगा कि एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, अनएरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस हो। तो ये सब सारा आपको याद रखना है, क्या इससे फॉर्म होगा, ये गारंटी आएगा ही आएगा, परीक्षा में आना ही आना है, नहीं आने का तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लास्ट आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी रह सकता है, डायग्राम में ये सब सारा याद भी रखना है कहाँ पे क्या क्या होता है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये आपको याद रखना होगा, इनका क्या फंक्शन है, क्या करता है, किडनी का क्या रोल है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, ये सब सारा आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन को हम लोग फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं, क्वेश्चन आता है कभी कभी, फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉमन्स कैप्सूल से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये सब आता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल कौन कौन से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्व करता है, तो ये सब सारा को एब्जॉर्व करता है, ये सब सारा आपको याद रखना होगा एनी हाउ। और नेफ्रॉन का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब सारा क्वेश्चन एनी हाउ करना, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, ये वाला आपको ये बनाना भी है, और इसके जो यहाँ पे नाम दिए हुए सब सारे नाम आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, ताकि आप जब नाम ड्राइंग करोगे तो उसके नाम को लिख सको, इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, नो डाउट, किसी तरह से आपको करना होगा वो। ठीक है, चलो वो चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ। एनी हाउ क्वेश्चन करके जाना, ये भी आपके एग्जामिनेशन में 100% रख लो, छपा हुआ है, हालांकि आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका रिसेप्टर से आएगा, ईयर, आइज, नोज, टंग, स्किन में किस प्रकार का जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है, वो आना ही है क्वेश्चन, यहाँ से आपका 100% गारंटीड आएगा रिसेप्टर से। तो आपको यानी आप ये करके जाना है, आपको याद रखना है कि ईयर में फोनो रिसेप्टर होता है या फिर ऑडियो रिसेप्टर भी हम कहते हैं, आइज में फोटो रिसेप्टर होता है, नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, टंग में गुस्टैटरी रिसेप्टर्स होता है। इस बार सैम्पल पेपर में ये वाला दिया भी था, तो आपको याद रखना होगा। अच्छा, न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए रह सकता है, इसका फंक्शन लिखने के लिए रह सकता है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, इसका फंक्शन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये भी जरूर आएगा। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, ये भी जरूर याद रखना, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना। जैसे वॉलेंट्री एक्शन जो है वो कंट्रोल करता है, हमारी सोच के अनुसार कंट्रोल होता है, जैसे चलना, पढ़ना, बात करना, राइटिंग करना, ये वॉलेंट्री एक्शन में आता है। ठीक है, यानी जो फॉर ब्रेन है ये वॉलेंट्री एक्शन में आता है, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। ये सब सारा याद रख लेना जो इनवॉलेंट्री में आता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वॉमिटिंग आ जाए, क्या ये हमारे कंट्रोल में है, नहीं, तो इनवॉलेंट्री में आ गया। और फॉर ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, देखो मिड ब्रेन का फंक्शन नहीं आता है, इसलिए मैंने मिड ब्रेन का फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फॉर ब्रेन का जो फंक्शन है वो आता है, तो फॉर ब्रेन के फंक्शन को इसको याद कर लेना। ठीक है, एंड लास्ट आपका यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन और मिलेगा आपको। देखो ये चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है और इंपॉर्टेंट भी, इससे बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, कम से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से आएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें मेहनत भी करना होगा। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सीक्रेशन और इसका फंक्शन, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका क्या फंक्शन है, 100% गारंटीड है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। जैसे पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका फंक्शन यहाँ पे लिख दिया हमने। जैसे थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, इसी प्रकार से पाराथायरॉइड जो है पाराथार्मोन हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है, एड्रिनल एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये सब सारा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा, गारंटी बनेगा। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लेना। और 2 क्वेश्चन बस आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा ये कि आयोडीन या फिर आयोडाइज साल्ट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी इस वजह से है ताकि जो हमारी थायरोक्सिन हार्मोन्स होती है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, और ये हमारे डाइट का एक इसेंशियल पार्ट होता है, ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को। और आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो गोइटर, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके ये डिफिशियंसी वाला कि आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोइटर याद रखना।
अच्छा, डायबिटीज़ हो तो क्या होता है, डायबिटीज़ के कैसे होता है, तो इंसुलिन की कमी से। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है, अगर वही नहीं करे तो डायबिटीज़ होगा। इसके लिए हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है डायबिटीज़ वालों को, जिसको डायबिटीज़ होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अगला है प्लांट हार्मोन क्या होता है, इसके टाइप्स को लिखो। प्लांट हार्मोन क्या होता है लिख दिया। इसके टाइप्स जो होता है दो को होता है, एक होता है ग्रोथ इन प्रोमोटर्स, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि प्लांट को ग्रोथ करवाता है, वो प्लांट को का ग्रोथ नहीं करवाता है। ठीक है, तो ये सब सारा आपका ग्रोथ प्रोमोटर्स में आता है, ये आपका ग्रोथ इनहिबिटर्स में आता है। अब इसके फंक्शंस अगर याद कर पाओ तो ठीक है, कर लेना, नहीं कर पाओ तो इतना भी करके चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका मिलेगा, आप आंसर लिख कर आ जाओगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा फंक्शन एक बार देख लेना। और एक क्वेश्चन आपका ट्रॉपिज्म से रहता है कि ट्रॉपिज्म क्या होता है, और इसके टाइप्स को लिखने के लिए। तो ट्रॉपिज्म क्या होता है यहाँ पे लिख दिए हम, इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है, इसका टाइप्स भी लिखा हुआ है। ये सब एक बार बस पढ़ लेना, आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन वहीं से आएगा। इससे ज़्यादा आपका और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ भी नहीं जाएगा। अगला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें तो सबसे पहले यही आता है कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ये 3 मेथड होता है। अब मैकेनिकल मेथड में हम लोग ये यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड में जैसे हम पील्स का यूज़ करते हैं, सर्जिकल मेथड में हम लोग वेस्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी, आईयूसीडी ये सब यूज़ करते हैं। ये सब आपको याद रखना है। कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आएगा। हो सकता है डायग्राम बनाने के लिए दे या फिर आपको इस तरह से डायग्राम दिया हुआ रहेगा, कुछ ABCD करके इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये सब इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा एक। इसके बाद एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, वो STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से रहेगा। यानी कि सेक्सुअली इन्वॉल्व अगर हम होते हैं तो इससे कौन सा डिजीज़ होता है। इससे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरियल जो डिजीज़ होता है वो गोनोरिया होता है, या फिर बैक्टीरियल साइफिलीज भी होता है। जबकि जो वायरल डिजीज़ होती है वो HIV और एड्स होती है। ठीक है, HIV एड्स होता है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे एक जो आपका क्वेश्चन रहता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रहेगा, तो इसका भी ड्राइंग बनाने के लिए सीख लेना। साथ ही इसमें इसका फंक्शंस भी याद कर लेना, जैसे टेस्टिस, यूरेथ्रा, पेनिस, इस सब का, स्कट्रम का, इस सब का क्या क्या फंक्शन है, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपका पॉलिनेशन से कई बार रहता है। पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से तरीके हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसको हमने यहाँ लिख दिया है, इसके कौन कौन से तरीके हैं ये भी लिख दिया है। इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड आएगा। ओके, अगली चैप्टर है हियरडिटी। हियरडिटी में एक क्वेश्चन आपका है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपका सेक्स डिटर्मिनेशन से आता है, जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो यही आएगा। हेरिडिटी से बस ये जो क्वेश्चन है ना, इसको कर लेना, इससे आउट क्वेश्चन आपका और कुछ भी नहीं जाने वाला है। चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा भी नहीं। आपका इसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा डोमिनेंट करता है, कौन सा रिसेसिव होता है, इसको याद करना। ये ठीक है, ये 7 कैरेक्टर इसको ध्यान में रखना। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है तो उसका फेनोटाइपिक जो रेशियो होता है 3:1 होता है। जेनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। ये याद रखना ही रखना है, क्वेश्चन आपका बनता है MCQ में। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ये होता है, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से आपका। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस से भी आता है, तो ये सब सारा कर लेना। एंड लास्ट अगला चैप्टर आते हैं आवर इन्वायरमेंट, जिसमें से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में 100% रख लो, छपा हुआ रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये क्वेश्चन को जरूर करके जाना। एक क्वेश्चन आपका बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से आ सकता है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन से तो ये 100% गारंटीड है, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या कारण है, तो ये जरूर याद रख लेना, क्या कारण है हमने यहाँ नीचे लिख भी दिया है उसके आंसर्स को। साथ ही आपको गार्बेज डिस्पोजल के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसको याद रखना है। इसे ओपन डंपिंग होता है, लैंड फिलिंग्स होता है, कंपोस्टिंग होता है, खास करके कंपोस्टिंग से क्वेश्चन आएगा, रिसाइकलिंग, रीयूज़। इतना क्वेश्चन कर लिया ना तो आपको साइंस में कोई नहीं रोक सकता है, आप टॉपर डायरेक्ट बनोगे। आपका एक क्वेश्चन आपका साइंस में छूटने वाला नहीं है अगर आप ये सब सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो तो हमने आपको साइंस का दे दिया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर दे दिया, इसके बाद सोशल साइंस का दे दिया है। अगली वीडियो में आप लोग को मैं इंग्लिश का दूंगा, तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।